हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग की पाठशाला। तो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 2 में हम करने वाले हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेलुएशन या असेसमेंट का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, असेसमेंट के टूल्स क्या हैं, असेसमेंट की अप्रोचेस क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो ये टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिले और आप तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। असेसमेंट टूल्स, मेथड एंड टेक्निक्स फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट के टूल्स या मेथड्स क्या है या टेक्निक्स क्या होती हैं लर्निंग में। ठीक है, असेसमेंट टूल क्या होता है? एन असेसमेंट टूल इज a systematic and standardized instrument or method used to evaluate and measure specific attributes, skill, competencies or behavior of individual in a consistent and objective manner। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव मैनर में, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। उनके क्या स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स क्या है, स्किल्स क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है, या फिर इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है, इनको असेस किया जाता है या मेजर किया जाता है एक कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव मैनर में। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, जैसे हमने कोई पोस्टर बनवा लिया क्लास में, टीचर कोई पोस्टर बनवा रहा है, ऐसे लिखवा रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, या क्वेश्चनेयर टाइप कुछ दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। ठीक है, या फिर कुछ ओरल टेस्ट है, कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लिया, कोई सब्जेक्टिव टेस्ट ले लिया क्लास में ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, एंड कैन बी यूज अक्रॉस अ नंबर ऑफ असेसमेंट मेथड। तो इस तरीके के जो असेसमेंट मेथड क्लास में यूज किए जाते हैं वो सभी असेसमेंट टूल्स, मेथड या टेक्निक्स कही जाती है, उनको कहा जाता है। ठीक है, असेसर, आगे देखिए, असेसर टीचर। असेसर कौन होता है? टीचर होता है। कैन प्रोवाइड स्टूडेंट विद स्पेसिफिक टास्क टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स इन रिलेशन टू आउटकम ऑफ एन असेसमेंट स्टैंडर्ड और ही शी कैन प्रोवाइड देम विद एन एविडेंस गाइड। तो टीचर क्या करेगा, जो असेसर है, टीचर है यानी कि जो आपका, वो क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक टास्क देगा क्लास के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इन रिलेशन टू आउटकम ऑफ एन असेसमेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो उसके आउटकम्स आते हैं, जो उस टास्क को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, उसके जो आउटकम आएंगे उसको टीचर असेस करेगा। और टीचर क्या करता है, एक उनको एविडेंस गाइड भी प्रोवाइड करता है साथ साथ। ठीक है, so they can shift through work they have already done to find something that matches all the criteria specified। तो अब क्या, अगर जैसे अब क्लास में अगर कुछ टास्क दिया जा रहा है तो टीचर क्या करता है, उस टास्क देने के साथ कुछ एविडेंस गाइड भी देता है। तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी जो वर्क दे हैव ऑलरेडी डन टू फाइंड समथिंग, ठीक है, जो बच्चों ने कुछ फाइंड किया है, उसके आउटकम फाइंड किए हैं, तो वो सारे आउटकम्स जो होते हैं वो मैच होने चाहिए जो क्राइटेरिया ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया गया था थ्रू टीचर के थ्रू। ठीक है, जो टीचर ने क्राइटेरिया दिया था या एविडेंस गाइड दिया था, तो जो बच्चों के आउटकम्स होंगे वो भी उस क्राइटेरिया से मैच होने चाहिए। ठीक है, assessment can involve a variety of method and approaches that gives the student the opportunity to show competence। तो असिस्टेंट में असेसमेंट क्या होता है कि एक वैरायटी ऑफ मेथड एंड अप्रोचेस है जो कि स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने कॉम्पिटेंसी को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, पहले ओरल एविडेंस का, ओरल एविडेंस में क्या क्या आगे, जैसे प्रेजेंटेशन दिया, एविडेंस में जो हम वो एविडेंस दे रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं वो एविडेंस होगा। ठीक है, जैसे उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दिया, ओरल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर ओरल आंसर दिए और क्वेश्चन आंसर हो गए, ओरल फीडबैक हो गया, ठीक है, स्पीच हो गई, ओरल में इंटरव्यू हो गया, पीर इंस्ट्रक्शन सेशन हो गया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है जो आपस में बच्चे मिलजुल कर आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, या फिर क्लास में जो ग्रुप डिस्कशन टाइप समथिंग होता है जो ओरल एक्टिविटी है। ठीक है, तो रिटर्न में आपका आ जाएगा
वर्क प्लेस डॉक्यूमेंटेशन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन टाइप हो गया, कुछ चेकलिस्ट दे दी, उसको फुलफिल कर दिया, ठीक है, पोर्टफोलियो बना दिया, वर्कशीट बना दी, कोई फॉर्म दिया गया बच्चों को फिल करने के लिए, टेस्ट लिए गए, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाए गए, कोई असाइनमेंट आ जाते हैं इसके अंदर, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, चार्ट एंड पोस्टर्स बनवा लिए, ठीक है, रिटन क्वेश्चन हो गए, या यूजर मैनुअल कुछ बनाने के लिए बच्चों को दिया गया, तो इस टाइप के एग्जाम्पल आ जाते हैं रिटन में। वेरिफिकेशन, अब ये टीचर का पार्ट है जो वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन कौन करेगा? टीचर कर सकता है, सपोर्ट स्टाफ जो होता है वो कर सकता है, सुपरवाइजर अगर किसी को बनाया गया है किसी बच्चे को या फिर किसी टीचर को ही तो वो कर सकता है। पीर में मतलब वही आ गया, आपस में एक दूसरे के शीट्स कोई और चेक कर सकता है उस तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिकल एविडेंस, अब प्रैक्टिकल एविडेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आ गया इसमें कि जो बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया गया क्लास में, ठीक है। सिमुलेशन हो गया, कुछ सिमुलेशन आपने पढ़ा था लास्ट ईयर भी पढ़ा था ना सिमुलेशन, उसमें था कि जैसे मतलब एक आर्टिफिशियल टीचर बनाया जाता है, वो क्लास में रिप्रेजेंट करता है टीचर को, आर्टिफिशियल क्लासेस होती हैं उस टाइप से समथिंग, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। वेरिफिकेशन में डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, किसी टास्क को डिमॉन्स्ट्रेट करा के मतलब प्रदर्शन करना होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब लाइक उसको शो करना जो है, वीडियो ऑडियो टेप्स उनमें रिकॉर्डिंग करा ली, तो ये सारे इसमें आ गए। कुछ पोस्टर्स हो गए, ठीक है, ग्राफिक्स बनवा लिए, प्रोजेक्ट्स दे दिए, मॉडल्स बनवा लिए, या फिर कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनवा लिया, ठीक है। अब अदर्स में कुछ दिया हुआ है एग्जांपल, क्रॉस रेफरेंसिंग फ्रॉम अदर असेसमेंट, ठीक है, तो अदर असेसमेंट से क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं। मतलब आपका कोई जैसे कोई टेस्ट हुआ लास्ट कि मतलब किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, या फिर लास्ट ईयर के आपके मार्क्स देख लिए, ठीक है, तो इसमें दूसरे असेसमेंट से क्रॉस रेफरेंसिंग ले सकते हैं कि लास्ट ईयर जितने मार्क्स थे उस हिसाब से मतलब उसके बेसिस पे कुछ ले लिया, या किसी और असेसमेंट के बेसिस पे आपका क्रॉस रेफरेंसिंग कर लिया। रिकॉग्निशन ऑफ करंट कॉम्पिटेंस, ठीक है, जो आपकी करंट कॉम्पिटेंसी है स्टूडेंट की उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। इंटीग्रेटेड असेसमेंट कराना। तो आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल, ठीक है, तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्डनेस, ठीक है, तो जो गुड असेसमेंट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। आप किसी भी मतलब आप जब तक आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो आप कैसे कोई असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक गुड असेसमेंट के लिए एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो जो आपका गुड असेसमेंट होना चाहिए वो हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, कंप्रीहेंसिवनेस होनी चाहिए उसमें। कंप्रीहेंसिवनेस मतलब कि जैसे जो भी टॉपिक्स इसमें मतलब आपको पढ़ाए गए हैं, जो पढ़ाया गया है वो सारी सब कुछ कवर होना चाहिए, या जो असेसमेंट मतलब टीचिंग है, जिस सब्जेक्ट है उसके जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया वो पूरा सब कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होनी चाहिए, जो भी आपका असेसमेंट किया जा रहा है उसमें डिस्क्रिमिनेट कर पाए, भेदभाव कर पाए, मतलब उसमें उसको डिस्क्रिमिनेट करने का पावर होना चाहिए जो भी असेसमेंट है, कि इसकी क्या डिस्क्रिमिनेशंस हैं। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे ही भी कोई भी टेस्ट नहीं लिया जा सकता, कोई भी असेसमेंट करेंगे तो हमेशा रिलायबल होने चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए उनकी, ठीक है, यानी कि जो भी आपसे जो भी असेसमेंट किया जा रहा है स्टूडेंट का वो वैलिड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, और प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो भी असेसमेंट लिया जा रहा है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो उसी असेसमेंट को वैलिड कहा जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक गुड इवैल्यूएशन के। The following approaches help increase the accuracy and truthfulness of assessment strategies. तो इसमें पहला पॉइंट है कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए या फिर कैसे एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस को बढ़ाया जाता है असेसमेंट में, ठीक है।
तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि टू स्टार्ट विद क्लियर स्टेटमेंट, कि जब भी आप असेसमेंट कोई असेसमेंट लेने वाले हो, जब मतलब अगर आप टीचर हो और आपको इस असेसमेंट करने वाले हो, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए विद क्लियर स्टेटमेंट, कि आज इस मतलब इस क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि किस टॉपिक का असेसमेंट होना है, किससे रिलेटेड होना है, क्या क्या आपको मतलब इस असेसमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ मतलब क्लियर होना चाहिए। पहले क्लियर स्टेटमेंट के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो हेल्प करता है कि एक्यूरेसी बढ़ाने में उस असेसमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है टीच व्हाट यू आर असेसिंग, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपको असेस करना है उसके बारे में आपको पढ़ाना पड़ेगा पहले। आप मान लो आपने कोई पढ़ाया, आपने कुछ और है, आपका टीचिंग लेसन कुछ और था, आपने असेसमेंट ले लिया किसी और चीज का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपको असेस करना है वही आपको पढ़ा मतलब वही उसी चीज को टीच करना जरूरी है। मेक असाइनमेंट एंड टेस्ट क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर, जो भी आपके असाइनमेंट होंगे और टेस्ट क्वेश्चन होंगे वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, लैंग्वेज इजी लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि और क्लियर होने चाहिए। अगर आपको जैसे कोई टेस्ट लेने वाले हो तो वो आपको क्लियर, पहले तो लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ओरली भी उनको कुछ समझा रहे हैं तो उस चीज को मतलब ये देखना चाहिए कि वो क्लियरली सब बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, क्रिएट अ टेस्ट ऑफ ब्लूप्रिंट, जो भी आप टेस्ट लेने वाले हैं उसका पहले एक ब्लूप्रिंट बना के रख लेना चाहिए। ठीक है, मेक श्योर दैट योर असाइनमेंट एंड टेस्ट क्वेश्चंस क्लियरली रिलेट योर की लर्निंग गोल्स। ठीक है, तो जो भी आपके असाइनमेंट होंगे या टेस्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो की लर्निंग गोल्स जो सेट किए गए हैं उससे मैच होने चाहिए या उससे रिलेट होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लर्निंग गोल्स कुछ और है, आपके सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, ठीक है, और आपने असाइनमेंट किसी और मैटर से रिलेटेड बनवा लिया, टेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट या आपके जो कोर्स है उससे मैच ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कोर स्टूडेंट वर्क फेयरली एंड कंसिस्टेंटली, और जो आप स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट ने जो काम किया उसको आप स्कोरिंग कर रहे हैं तो वो फेयरली होना चाहिए और कंसिस्टेंटली होना चाहिए। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए इसमें, कि अगर क्लास में फेवरेटिज्म चल रहा है किसी मतलब जो होता है ना, कुछ बच्चे टीचर्स के ज़्यादा फेवरेट होते हैं तो उनको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयरली वर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यूज असेसमेंट रिजल्ट अप्रोप्रिएटली, और जो असेसमेंट के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो अप्रोप्रिएटली उनको यूज किया जाना चाहिए। जहाँ पे रेमेडी रिक्वायर्ड है वहाँ पे रेमेडी देनी चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और जहाँ अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कहीं पे कुछ वीकनेस है तो उनको दूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए असेसमेंट अप्रोचेस देख लेते हैं। मेथड और टूल्स हम पहले कर लिया हमने सारा। ठीक है, असेसमेंट प्लेज एन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम सबको ही पता है कि असेसमेंट क्या है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सभी लर्नर जो भी लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होता है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि उन्होंने कितना सक्सेसफुली लर्निंग को अचीव किया है, जो उन्होंने उनको पढ़ाया गया या जो उनको लेसन किया दिया गया थ्रू द टीचर्स, वो कितना किस एक्सटेंट तक या किस इतना सक्सेसफुली उन्होंने उस चीज को अचीव किया है। ठीक है, और उनके सक्सेस के मेजर्स क्या है। अगर कोई असेसमेंट ही नहीं होगा तो लर्निंग में ना तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो उनको पढ़ाया जा रहा है, या फिर कोई असेसमेंट ही नहीं है तो उसका उनको मतलब उस चीज में ना तो उनका इंटरेस्ट आएगा, ना वो उसको पढ़ पाएंगे, ना उस मेजर को अचीव कर पाएंगे, अपने सक्सेस के मेजर को। ठीक है, तो इस असेसमेंट इसलिए क्या है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का। Assessment approach involve the use of empirical data on student learning to refine, program and improve student learning। तो असेसमेंट अप्रोच क्या करता है कि जो इम्पिरिकल डाटा होता है, जिससे जो इम्पिरिकल डाटा मतलब जिससे जो हम असेसमेंट ले रहे हैं, टेस्ट हो गए या जो भी है डेटा हम कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, तो वो क्या करता है, रिफाइन करता है स्टूडेंट के लर्निंग प्रोग्राम को और इम्प्रूव करता है स्टूडेंट की लर्निंग को। In fact, assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand, and can do with their knowledge as a result of their educational experiences. The process culminates when assessment results are used to improve subsequent learning.
तो असेसमेंट अप्रोच में क्या होता है कि असेसमेंट क्या करता है, डेटा को गैदर करता है फ्रॉम द मल्टीपल सोर्स एंड डाइवर्स सोर्सेज। ठीक है, साइंस में आपने टेस्ट ले लिए, क्लास में ऑब्जर्वेशन हो गए, कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट दे दिए, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चनर हो गया, या किसी भी मतलब मल्टीपल डाइवर्स सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करता है और ये चेक करता है कि स्टूडेंट्स क्या है, व्हाट स्टूडेंट नोस। ठीक है, कि स्टूडेंट्स को कितना पता है, कितना वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और कितना वो कर पा रहे हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज को एज रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस उनको दिए जा रहे हैं, उनको वो कितना, किस एक्सटेंट तक उनको वो समझ में आ रहा है, कितना वो जान पा रहे हैं, कितनी नॉलेज वो ले पा रहे हैं और कितना वो अपना अप्लाई कर पा रहे हैं इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो ये सारा असेसमेंट अप्रोचेस होते हैं। आइए चलो आगे देखते हैं। अब है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मैं इसको समझा देती हूँ, आप इसको थोड़ा थोड़ा लिख के एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में। और चार्ट बनाएंगे तो थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलते हैं और इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो आएगा, एक मिनट, हाँ, सबसे ये जो नंबर 1 पे है वो ये वाला है। ठीक है, फॉर्मुलेट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करना पड़ता है जो हमारे इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं। ठीक है, कि स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए, क्या उनको, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या मतलब किस किस क्या काम वो कर, मतलब किस चीज के लिए वो एबल होने चाहिए कि वो खुद से चीजें कर पाए, उनकी नॉलेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, जब वो ग्रेजुएट होंगे तो वो सारा इसमें आ जाएगा कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट कर रहे हैं ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स के, जो स्टूडेंट्स की इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेवलप और सिलेक्ट असेसमेंट मेजर। तो इसमें हम डेवलप और सिलेक्ट करते हैं कि असेसमेंट के मेजर्स क्या होंगे। ठीक है, डाटा कैसे, किस किस वे में डेटा को गैदर किया जाएगा, कैसे उसको असेस किया जाएगा। जो असेसमेंट होंगी वो डायरेक्ट असेसमेंट होंगी या इनडायरेक्ट असेसमेंट होंगी, ओरल एग्जाम होंगे या फिर कोई इंटरव्यू लेना है, या इनडायरेक्ट असेसमेंट में ऑब्जर्वेशन करना है, वो सारा चीज इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड में आपका आएगा क्रिएट एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू आउटकम। स्टूडेंट को एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे कि वो जो है आउटकम्स को अचीव करने में उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, ताकि वो एक्सपीरियंस ले सकें, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड देयर कोर्सेस हो। ठीक है, ताकि इसमें कोर्स की नॉलेज या फिर जो आपका एक्सपीरियंसेस होता है वो उनको दिया जाएगा क्लास में। ठीक है, तो और फोर्थ में आपका आ गया डिस्कस एंड यूज असेसमेंट रिजल्ट टू इम्प्रूव लर्निंग। ठीक है, इसमें अब असेसमेंट हो गया, देन अब इसमें क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा असेसमेंट को, असेसमेंट के जो रिजल्ट आए उनको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, वीकनेस जहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं या वीकनेस है उनको कैसे रेमेडियल मेजर किए जाएंगे, वो सारा इसमें डिस्कस एंड यूज किया जाएगा असेसमेंट रिजल्ट को, ताकि इम्प्रूव किया जा सके लर्निंग को। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये देख लेते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को। तो पहले फॉर्मेटिव का देख लेते हैं, असेसमेंट क्या होते हैं, चलो देखते हैं। Formative assessment is a process used by teacher and students during instruction that provide explicit feedback to adjust ongoing teaching and learning to improve student achievement to intended instructional outcome। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है कि एक प्रोसेस है जो कि टीचर्स भी यूज करते हैं और स्टूडेंट भी यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिव है उसका एक पहचान यही है कि ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस होता है, दैट प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिट फीडबैक टू एडजस्ट ऑनगोइंग टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कर रहा है कि एक्सप्लिसिट फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है ताकि एडजस्ट किया जा सके ऑनगोइंग टीचिंग एंड लर्निंग को, ताकि जो अचीवमेंट है या इंटेंडेड इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके ड्यूरिंग द कोर्स।
इट कलेक्ट एविडेंस अबाउट हाउ स्टूडेंट लर्निंग इज प्रोग्रेसिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वही एविडेंस कलेक्ट करता है जैसे बताता है कि मतलब कैसा जो लर्निंग है वो कैसे प्रोसेस, मतलब उसकी प्रोग्रेसिंग क्या प्रोग्रेस कर रही है, कितनी प्रोग्रेसिंग है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ताकि जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट है, ठीक है, उसको किया जा सके, जो टू क्लोज द गैप बिटवीन स्टूडेंट करेंट अंडरस्टैंडिंग एंड द डिजायर्ड गोल्स। ठीक है, जो यानी कि जो डिजायर्ड गोल्स हैं या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनकी जो स्टूडेंट की करंट अंडरस्टैंडिंग्स है उनके बीच में अगर कोई गैप आ रहा है तो उसको क्लोज किया जा सके। तो ये ड्यूरिंग द कोर्स होता है कि जब आपका कोर्स चल रहा है तभी आपका असेसमेंट भी होता रहेगा और आपका मतलब ये चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ये चेक करना कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, और जो नेसेसरी जो भी रेमेडियल वर्क है या फिर कोई वीक पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स के, तो उनको टाइम से दूर किया जा सके। तो इसके प्रिंसिपल देखते हैं, आइए अब प्रिंसिपल देख लेते हैं इसके। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फॉर्मेटिव स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का रोल क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल्स हम इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल फीडबैक, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं क्लासरूम में बाय द टीचर्स, तो उसको भी एक फीडबैक प्रोवाइड करता है ये। इंगेज स्टूडेंट विद फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो इसमें भी स्टूडेंट्स को इंगेज करके रखता है फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के साथ। लुक फॉर पैटर्न्स, पैटर्न्स जो हैं क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग पैटर्न, उस पर ध्यान देता है ये। प्लान इंस्ट्रक्शन अराउंड कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड स्टूडेंट्स नीड, कि इंस्ट्रक्शन को कैसे प्लान किया जाना चाहिए कि कंटेंट का क्या रिक्वायरमेंट है और स्टूडेंट्स की नीड क्या है। कंटेंट रिक्वायरमेंट और स्टूडेंट की नीड पे बेस्ड इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए। ठीक है, असेस किया जाना चाहिए परसिस्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो जो आपका असेसमेंट होना चाहिए वो परसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली किया जाना चाहिए, लगातार असेसमेंट होता रहता है फॉर्मेटिव में। ठीक है, मेक फीडबैक यूजर फ्रेंडली, जो फीडबैक दिए जा रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। मेक रूम फॉर स्टूडेंट डिफरेंसेस, जो स्टूडेंट के डिफरेंसेस हैं, मान लो क्योंकि क्या होता है क्लासरूम में हर बच्चा इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, जो गॉड गिफ्टेड जिनको कहा जाता है, जो बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके मतलब मीडियम लेवल के होंगे, मतलब ठीक ठीक, जिनको मतलब अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार समझाया तो समझ जाएंगे। ठीक है, और कुछ होते हैं वीक स्टूडेंट्स होते हैं काफी, मतलब हर बच्चा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में रहते हैं। तो क्लासरूम जो होना चाहिए वो स्टूडेंट डिफरेंसेस के बेसिस पे होना चाहिए। कि लाइक जो एवरेज बच्चे हैं वो एवरेज ग्रुप में रहेंगे और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो ब्रिलियंट का ग्रुप रहेगा और जो वीक बच्चे हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, बिगिंस विद KUD, हमेशा जो बिगनिंग होनी चाहिए वो KUD पे होनी चाहिए। KUD मतलब क्या, नो, अंडरस्टैंड एंड डू, कि बच्चे क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट द प्रोसेस, और जो ये प्रोसेस है इसका वो हमेशा रिपीट होता रहना चाहिए फॉर्मेटिव का। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये नहीं है कि आपने एक बार असेसमेंट कर लिया अब ठीक, बहुत छोटी क्या छोड़ दिया। रिपीट होना चाहिए, मतलब रिपीटेड बेसिस पे आपके असेसमेंट होने चाहिए, आपके टेस्ट होने चाहिए, जिससे जो रेमेडियल वर्क है या फिर जहाँ वीकनेस है उसको पूरा किया जा सके और मतलब जो हमारा रिजल्ट होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको इम्प्रूव किया जा सके। समेटिव असेसमेंट देख लेते हैं अब, नेक्स्ट है हमारा। ठीक है, समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन, ये आप नोट कर लेना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर करिकुलम। तो जैसे फॉर्मेटिव में हमने कहा था कि ड्यूरिंग द कोर्स होता है, ऐसी समेटिव असेसमेंट क्या होता है, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर होगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर करिकुलम, जब पूरा करिकुलम खत्म हो जाता है, जो फाइनल टेस्ट लिए जाते हैं जिसके बेसिस पे प्रमोट किया जाता है या जिसके बेसिस पे फाइनल मार्क्स, जो टर्म एंड एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो सारे समेटिव असेसमेंट होते हैं। ठीक है, इट असेसेस द फाइनल प्रोडक्ट, तो उसमें क्या था, वो इसको असेस करता था, प्रोसेस को असेस कर रहा था जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था, और ये फाइनल प्रोडक्ट को असेस करता है। ठीक है, इट इवेलुएट्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन थे हमारे,
ठीक है, तो उसमें क्या अचीवमेंट आई, उसकी अचीवमेंट को इवेलुएट करेगा ये। ठीक है, जो अब ऑब्जेक्टिव्स हमने प्री डिटरमाइंड थे, जो क्लास मतलब कोर्स शुरू होने से पहले जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स लिए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो उसको इवेलुएट करता है कि किस एक्सटेंट तक हमने उन अचीवमेंट्स को अचीव किया है या उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। ठीक है, इट ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द बिहेवियर मॉडिफिकेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वो क्या करता है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन का जो एक्सटेंट है कि किस एक्सटेंट तक जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर का मॉडिफिकेशन हमने अचीव किया है उसको भी ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, फॉर समेटिव इवेल्युएशन अचीवमेंट टेस्ट एंड एनुअल एग्जामिनेशन आर गुड एग्जाम्पल। तो इसमें इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, अचीवमेंट टेस्ट और एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ समेटिव असेसमेंट देख लेते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला है परफॉर्मेंस टास्क। ठीक है, कि ये परफॉर्मेंस टास्क इसमें आ जाता है कि जो परफॉर्मेंस थी उसके टास्क उसमें क्या उन्होंने अचीव किया, उसके क्या मतलब परफॉर्मेंस टास्क आ जाता है इसमें। रिटर्न प्रोडक्ट होता है, ये हमेशा रिटर्न में होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस को दिखाता है ये बच्चों की, रिटर्न प्रोडक्ट होता है, हमेशा रिटर्न में लिए जाते हैं। कोई भी देखा होगा आपने कि जो समेटिव असेसमेंट होते हैं कभी भी ओरल नहीं होंगे। ठीक है, मोस्ट मतलब ओरल भी होते हैं, नीचे लिखा हुआ है ओरल प्रोडक्ट भी होते हैं, पर रिटर्न में मोस्टली रिटर्न में ही लिए जाते हैं ये। ठीक है, जैसे ओरल में कुछ वाइवा वगैरह आपका हो जाता है क्लास में, तो उसके भी मार्क्स आपके फाइनल उसमें डाले जाते हैं, बट मोस्टली अगर ये होगा तो रिटर्न में होता है। ठीक है, टेस्ट होते हैं ये। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी होते हैं ये सारे टाइप्स में आ गए इसके। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों एडवांटेजेस भी देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। टू नो इफ स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड। तो इससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है अगर स्टूडेंट को जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट को किस हद तक या कितना उनको समझ में आया है। ठीक है, दे डिटरमाइन अचीवमेंट। अचीवमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं कि बच्चों ने कितना अचीवमेंट किया है, जो भी आप उनका करिकुलम था या जो भी उनका कोर्स था उसमें क्या अचीव किया उन्होंने। ठीक है, दे मेक अकेडमिक रिकॉर्ड। तो अकेडमिक रिकॉर्ड बनाने के पर्पज से ये काम आते हैं, क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं तो वो एक अकेडमिक रिकॉर्ड बना के रखते हैं हर साल का कि किस किस ईयर में बच्चों ने कितने कितने अचीव किया है और कितना इम्प्रूवमेंट आई है। हर मतलब वो कंपैरिजन भी करने के लिए इजी हो जाता है कि कितना रिजल्ट मतलब कितने परसेंटेज में उनका रिजल्ट था, कितना उनका नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आया। तो ये कंपैरिजन करने के पर्पज से हेल्पफुल होता है स्कूल्स को। ठीक है, और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। तो इसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, जैसे देखा है ना कि क्लास 10th के मार्क्स होते हैं, तो वो मतलब आगे आपका कोर्स सिलेक्शन में आपको जो आपकी स्ट्रीम आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि अच्छे मार्क्स है तो कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है। ठीक है, या फिर अगर आप कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो भी आपके 10th के मार्क्स देखे जाते हैं, 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, किसी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स में भी आपके कई कई जगह पे ऐसा होता है कि आपके मार्क्स देखे जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज जो है ये समेटिव असेसमेंट क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। बूस्ट इंडिविजुअल। तो बूस्ट भी करता है इंडिविजुअल को, क्योंकि अगर मान लो किसी के अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि मतलब उनको अंदर मोटिवेशन आता है, वो आगे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, या उनको कुछ मतलब कोई अलग आइडिया मिलता है कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, तो वो इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। ठीक है, वीक एरियाज कैन बी आइडेंटिफाइड। और जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वीक होते हैं, या फिर किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, ठीक है, तो वो उनके वीक पॉइंट होते हैं या वीक एरियाज जो हैं वो भी आइडेंटिफाइड हो पा रहे हैं थ्रू दी समेटिव असेसमेंट। ट्रेनिंग सक्सेस कैन बी मेजर्ड। अब टीचर्स के लिए भी ये है कि ट्रेनिंग सक्सेस को मेजर किया जाता है कि टीचर के लिए भी एक उनका क्या है कि एक असेसमेंट हो गया टीचर्स का भी, उनको पता चल गया कि उनकी ट्रेनिंग जो थी वो किस हद तक सक्सीड हुई और कहाँ तक क्या उनके मेजर थे सक्सेस के, वो सब भी ट्रेनिंग सक्सेस भी ये प्रोवाइड करता है। टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मेन जो टूल है वो समेटिव असेसमेंट ही होता है। ठीक है, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
तो इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डीमोटिवेट स्टूडेंट या इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जैसे ये मोटिवेट कर रहा था कुछ स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट भी करता है। आपने देखा होगा कि कितने बच्चों के ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, तो उस वजह से वो सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत डीमोटिवेटिव हो जाता है ये इस तरीके के असेसमेंट, ठीक है। रेक्टिफिकेशन इज लेट। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो ये इसमें क्या है, रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन इसमें बहुत लेट हो जाता है। अगर अब कोई बच्चा फेल हो गया तो कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, उसका पूरा साल जो है वो खराब हो गया एक तरीके से। नो रेमेडी कैन बी टेकन, वही रेमेडी नहीं ले सकते इसमें कुछ भी, पूरा एक साल दोबारा उनको करना पड़ता है बच्चों को। नॉट एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग, हाँ इसका मेन है कि एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं है लर्निंग का, क्योंकि एक लास्ट में जो मान लो आपका कोई एनुअल टेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपने पूरे ईयर अच्छा किया, आपने अच्छे से स्टडी की, आपने अच्छे से सब कुछ प्रिपरेशन किया, एंड में किसी रीजन की वजह से मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, या आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई आपके घर में, या फिर आपका कोई भी इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम आया, और आपका लास्ट फाइनल जो टेस्ट था वो अच्छा नहीं हुआ किसी भी रीजन, बाय एनी रीजन, तो इससे क्या होगा, इससे आपका रिजल्ट जो है आपका जो लर्निंग है उसको तो प्रॉपरली नहीं डिफाइन कर रहा ना। एक्यूरेट लर्निंग, आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आपने एग्जाम में नहीं लिख पाए किसी भी रीजन से, तो ये एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है लर्निंग में, क्योंकि एक टेस्ट, लास्ट का जो फाइनल टेस्ट है, वो ये डिफाइन नहीं कर सकता कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इसका स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, कम मार्क्स आते हैं तो बहुत बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट इसका आता है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी नहीं है इसकी, मतलब ये रिलायबल नहीं है, एक टेस्ट ये डिसाइड नहीं कर सकते बच्चे की जो प्रोग्रेस है या अचीवमेंट है उसको एक समेटिव असेसमेंट डिफाइन नहीं कर सकता। बायसनेस, इसमें बायसनेस भी दिखती है, क्योंकि कुछ बच्चों के वो मतलब टीचर के ऊपर बेस्ड होता है ये, जब टीचर आपका एग्जाम चेक कर रहा है, उसको मार्क्स दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बायस हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए, या किसी स्टूडेंट को वो जानबूझ के खराब मार्क्स दे सकता है, या किसी को अच्छे मार्क्स भी दे सकता है, तो इस एक तरीके का बायसनेस जो है इसमें देखा जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने सिर्फ इतने ही टॉपिक कवर किए हैं, तो इसका एक और पार्ट इसमें बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो बाकी के जो टॉपिक्स रहेंगे इसमें, असेसमेंट की अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो वो सारा उस नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे कि टूल्स क्या क्या हैं इवैल्यूएशन के, तो वो सारा मैं इसके लिए एक और पार्ट अपलोड कर दूंगी, तो वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आप प्लीज़, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा बीएड स्टूडेंट के साथ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।